नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में जैसा आप सबका आग्रह था उसके अनुसार मैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो इनिशियल फिलॉसफी है उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और परीक्षा की दृष्टि से भी इस तरह के जो वीडियोज़ हैं उसमें चिंता करी गई है। विद्यार्थियों, पिछले 3 वीडियोज़ में हमने इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स डिस्कस किया और तत्पश्चात हमने 2 वीडियो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर लिए थे। आपको ध्यान है, मैंने आपको कहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा नहीं हो सकी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला ऐसा कंसेप्ट था जिसके आधार पर लगा कि जो कुछ 1900 तक का जो नॉलेज है उसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में आपने 12th क्लास में कुछ बातें सीखी हुई है। मैंने उन बातों को संक्षेप में आपको स्मरण कराने का प्रयास किया है। आप देखिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जब हम रेडिएशन इंटेंसिटी और वेवलेंथ में ग्राफ खींचते हैं तो उसके डेटा प्राप्त करने पर जो ग्राफ डिफरेंट टेम्परेचर पर प्राप्त होते हैं उन ग्राफ को मैंने इस वीडियो में दिखाया है। आप देख रहे हैं, टेम्परेचर को मैंने बढ़ते क्रम में लिया है और ग्राफ की जो शेप है उस पर आप गौर करें, उस पर ध्यान दें। उस ग्राफ में जो मैक्सिमा का पॉइंट है वह किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। आप देख रहे हैं इस ग्राफ में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के साथ में उस ग्राफ का रेडिएशन पॉइंट बाईं तरफ लोअर वेवलेंथ साइड पर शिफ्ट हो रहा है। इस प्रकार के जो ग्राफ खींचे गए हैं, यह ग्राफ इंटेंसिटी और वेवलेंथ के लिए हैं और हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु का तापक्रम बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली टेम्परेचर के बढ़ाने पर वस्तु के द्वारा जो उत्सर्जित विकिरण है वह प्रत्येक तरंगदैर्घ्य की तीव्रता पर बढ़ता है। ये ग्राफ से स्पष्ट है। दूसरी बात, हम इन ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अर्थात कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया जाए, कोई तापक्रम जो स्थिर रखा गया है, उस स्थिर तापक्रम पर स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का वितरण, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। और एक विशेष गुणधर्म हम देख रहे हैं कि किसी ताप पर विकिरण की तीव्रता का मान और तरंगदैर्घ्य का जो मान है बढ़ाने से बढ़ता है। साथ ही किसी विशेष तरंगदैर्घ्य, जिसे कि मैंने लैम्डा m कहा है, पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है। साथ में ये ध्यान दें, जब हम वेवलेंथ का मान बढ़ाने लगते हैं तो यह घटने लगती है। किस प्रकार का ग्राफ में परिवर्तन हो रहा है?
जब वेवलेंथ के मान को चेंज किया जा रहा है एक तापक्रम पर, तो तीव्रता के मान में वृद्धि हो रही है। किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पर यह मान बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, जिसको मैंने लैम्डा एम कहा है। और तत्पश्चात वेवलेंथ का मान बढ़ाने पर तीव्रता के मान में कमी हो रही है। आप देख रहे हैं इन ग्राफ से कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे प्रारंभ में मैंने टेम्परेचर जो लिया है T1, T2, T3, T4, T4 सबसे हायर है, जिसको मैंने 1646 केल्विन पर रखा है। तो उस केस में आप गौर कर रहे हैं प्रत्येक ताप के संगत जो लैम्डा एम का मान है, यह मान जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कम होने लगता है। और इस बात का, इस प्रभाव को मैंने ग्राफ में बिंदुकित रेखाओं के द्वारा दर्शाया है। इस ग्राफ के नीचे का भाग, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, इसके कर्व के नीचे का जो क्षेत्रफल है वह किसी विशेष ताप पर कुल उत्सर्जन ऊर्जा के मान को व्यक्त करता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित इस प्रकार के ग्राफ के कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमको मिले हैं। इन रिजल्ट्स की व्याख्या सर्वप्रथम वैज्ञानिक रेले और जीन्स के द्वारा की गई। वैज्ञानिक रेले और जीन्स ने इन को समझाने के लिए, इन विकिरणों को समझाने के लिए, इनके व्यवहार के अध्ययन के पश्चात उन्होंने इन सारे रेडिएशन को हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह माना है। साथ ही उन्होंने ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी को लागू किया। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी के अनुसार दोलित्र की कुल ऊर्जा का जो मान है वह KT का उपयोग करके उन्होंने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला। एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला गया, इसका अर्थ हुआ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन निकाला है और ये एक्सप्रेशन जो निकल के आया है वह एक्सप्रेशन है E न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू, 8 पाई न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू, and this factor is multiplied by KT. KT is a factor which comes from by using the principle of equal partition of energy, and 8 pi nu square by CQ is a factor which represents total number of oscillator per unit volume from the frequency nu to nu plus d nu. तो हम क्या कहें कि इस समीकरण में जो KT का मान है वह ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से दोलित्र की कुल ऊर्जा के मान को व्यक्त कर रहा है, जबकि 8 पाई न्यू स्क्वायर दोलित्र की संख्या है एकांक आयतन में। और इस प्रकार से इन दोनों का प्रयोग करके रेले और जीन्स ने, दो वैज्ञानिक हैं, रेले और जीन्स ने एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला। इस एक्सप्रेशन का खास जो विशेष रिजल्ट है वह रिजल्ट क्या है? E न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। क्या अर्थ हुआ? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने लगेगा वैसे वैसे एनर्जी डेंसिटी का मान भी बढ़ने लगेगा। E न्यू इज प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर। हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी सभी पर लेकर के E न्यू एनर्जी डेंसिटी का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट्स लो फ्रीक्वेंसी पर लगभग मैच करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी पर आप देख रहे हैं कि ग्राफ के अंदर जो दोनों ब्रांच हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और जो रेले जीन्स लॉ है, लगभग मिलता हुआ है। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, बढ़ाए जाने पर हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और रेले जीन्स रिजल्ट्स की जो दोनों ब्रांच हैं वो लगभग पैराबोला की तरह हो गई है, दोनों विपरीत दिशा में हो गई है। और इससे ये निश्चित रूप से ये संकेत है कि निश्चित रूप से कुछ सैद्धांतिक और प्रायोगिक परिणामों में जो मूल भिन्नता है, यह मूल भिन्नता कुछ गंभीर त्रुटि के कारण हो रही है। और ये जिस तरह की परिस्थिति बनी है
इस परिस्थिति को हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। हम इसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं क्योंकि ये जो कुछ बन रही है यह हाई फ्रीक्वेंसी पर बन रही है, हाई फ्रीक्वेंसी पर बन रही है। और ये थ्योरेटिकल जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं और जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, अतः यह अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी कहलाती है। जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लांक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया, सॉल्व किया, और मूलतः जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, क्वांटम मैकेनिक्स का आधार प्लैंक रेडिएशन लॉ ही बना है। कल हम दूसरे वीडियो में प्लैंक रेडिएशन लॉ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।